अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो वास्कुलर बंडल का पार्ट है, जिसमें हमने पहला टॉपिक जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड जाइलम को डिटेल में डिस्कस किया था, उसके पार्ट्स भी और फिर मैकेनिज्म सारा, जिसमें एसेंट ऑफ सैप था कि किस तरह से सैप ये होता है, यानी वो जो सोल्यूशन होता है न्यूट्रिएंट्स का इन वाटर, वो किस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता है, क्या ग्रेडियंट होते हैं और वो सारे, क्योंकि उसने अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ़्लो होता है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात हो रही है फ़्लोएम की। फ़्लोएम जो है वो फूड भी इसमें न्यूट्रिएंट्स ने जाना होता है, जो कि बेसिकली सुक्रोज़ होता है, जो कि ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ को ऐड करने के बाद उनके आपस में रिएक्शन होता है तो उससे सुक्रोज़ बनता है, जो कि फूड न्यूट्रिएंट है, जो कि न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के अंदर। उसकी मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज़ बीन प्रिपेयर्ड, जो कि हमारे आम तौर पे फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन स्टेम होगा या फिर लीव्स होंगे। तो ये जो लीव्स या ग्रीन स्टेम में से इसको प्रिपेयर करने के बाद हमने किस तरह से उस एरिया तक इसको पहुंचाना है जहाँ पर इसको यूज़ किया जाना है या स्टोर किया जाना है, क्योंकि यही इसका फूड है प्लांट की। तो इसके सारे मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है प्लांट का, वस्कुलर बंडल का पार्ट है वस्कुलर सिस्टम का, जिसके अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती है। कहाँ से, जहाँ से ये बन रहा है, हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे स्टोर, और फिर जहाँ पे हम इसको पहुँचाएंगे उसको हम कहेंगे सिंक। तो जहाँ पे ये बन रहा होगा वहाँ से इसको जहाँ तक हमने लेके जाना है वो लास्ट हमारा पार्ट होगा, जिसने इसको सेव करना होता है फॉर लॉन्गर यूज़। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हो रहा होता है, उस मैकेनिज़्म को हम लोगों ने कुछ दो तीन थेरीज़ के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस करना है। तो पहले हम देखते हैं कि फ़्लोएम का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ़्लोएम के स्ट्रक्चर में आपको जैसे नज़र आ रहा है कि सीव ट्यूब्स होती हैं, जो कि बहुत ही प्राइमरी रोल प्ले कर रही होती हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फिर है कंपेनियन सेल्स, जो कि सीव सेल्स के साथ बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, और इनका नाम कंपेनियन सेल ही इसीलिए है कि सीव ट्यूब इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं अपनी एनर्जी के लिए। सीव ट्यूब्स के अंदर तो न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, तो कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, तो ये लिविंग सेल्स होते हैं, तो ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, उस तक पहुंचाते हैं, सीव ट्यूब्स को ही हेल्प कर रहे होते हैं। फिर प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा ही वो चीज़ है जिसके थ्रू कंपेनियन सेल्स या जो डिफरेंट सेल्स हैं वो सीव ट्यूब्स के साथ लिंक हो रहे होते हैं, और इसका भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर कुछ माइनर हैं, पार्ट्स तो माइनर नहीं है, लेकिन हमारे इस टॉपिक के लिहाज से वो माइनर पार्ट्स कहलाते हैं, जिनको हम बहुत कम डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस ज़्यादातर सीव ट्यूब एलिमेंट्स को करना है, कंपेनियन सेल्स को और प्लाज्मोडेस्माटा को करना है फ्लोएम के अंदर। बाकी जो है ना उनको मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, क्योंकि आपको कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक चीज़, एक पार्ट होगा ल्यूमेन, एक होगा ल्यूमेन जो होती है वो स्पेसेस होती हैं सेल्स के अंदर, वो सारी सेल वॉल होगी, वो तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट सेल। फिर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम आगे इसमें तो इतना डिस्कस नहीं होगा, लेकिन जब हम आगे पाथवेज देखेंगे कि उसने सेल में साइटोप्लाज्म के थ्रू फूड ने ट्रैवल करके जाना है, न्यूट्रिएंट्स ने, या फिर सेल वॉल के थ्रू जाना है, तो वो दोनों सिस्टम में एपोप्टोसिस या साइटोस पाथवे जो है वो सारे हम पढ़ेंगे, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन का जिक्र आएगा डिटेल में। पैरेन्काइमा जो है वो सेल्स का भी जिक्र आएगा। पैरेन्काइमा ये आपको एक चीज़ मैं बताती जाऊँ कि कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि कोई ऐसा सेल या कोई ऐसा टिश्यू लिखें जो कि फ्लोएम और जाइलम में कॉमन हो, तो आप उसमें पैरेन्काइमा सेल्स का नाम लेंगे कि ये फ्लोएम में भी होते हैं और जाइलम में भी होते हैं, और इन्हीं की वजह से वो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। और एक होगा फाइबर, फाइबर गिव्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेल्स। अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब मैं मैकेनिज़्म को बताऊं तो फिर इनके सिर्फ नाम लिए जाएं। सीव ट्यूब क्या होती है? ये इट अपीयर्स एज अ लॉन्ग ट्यूब एंड सिलेंडर ट्यूब जॉइंड टू द एडजेसेंट सीव ट्यूब
फ्रॉम एंड टू एंड। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और दो सीव ट्यूब्स के दरमियान में एक छोटा सा परफोरेटेड प्लेट पार्ट बनेगा जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं, जो कि इनको जॉइन भी कर रही है और इन दोनों के दरमियान में न्यूट्रिएंट्स को गुजारने का रास्ता भी फराहम कर रही है। At the end of each sieve plate, a perforated plate which consists of many sieves or holes or pores, sieve pores are present. ठीक हो गया। sieve tube के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, it lacks cell organelles like Golgi bodies, ribosomes, endoplasmic reticulum, etc. जब प्लांट मेच्योर होता है, the sieve tube develops a large vacuole. उसकी वजह से क्या होगा, दैट शिफ्ट्स द साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड अपीयर्स थिन। तो किनारे की तरफ साइटोप्लाज्म को कर देगी और दरमियान से बिल्कुल पतली सी हो जाएगी, ठीक है ना। अब सीव सेल्स क्या होते हैं, दीज आर लॉन्ग थिन वॉल्ड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। उसके कोने जो होते हैं वो टेपर्ड होंगे, किनारे जो होंगे। अब सीव पोर्स क्या होते हैं, ये वो छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि सारी सीव ट्यूब के अंदर भी और सीव प्लेट के अंदर भी मौजूद हैं। सीव ट्यूब का असल में काम ये है कि न्यूट्रिएंट्स को ऊपर नीचे भी भेज रही है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को डाला भी जा सकता है जगह जगह से, ठीक है ना। सीव पोर्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ द सीव सेल्स इन कंट्रास्ट टू द सीव ट्यूब्स। ठीक हो गया। यही वो पार्ट्स जगह है जहाँ से सीव एलिमेंट्स के अंदर चीज़ें जाएंगी। अब सीव एलिमेंट क्या होता है, सीव एलिमेंट वो पूरी कॉम्बिनेशन है इस सारे का, ठीक हो गया। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ, it is an essential element composed of living cells, sieve tube and sieve cells. Sieve tubes conduct food and transfer cellulose microfills function as a major constituent of sieve tube that provides mechanical strength to the sieve tube. इसमें माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो इसको थोड़ा स्ट्रेंथ भी देते हैं। अब देखो अगर ये नरम होगी, पतली होगी तो ये चिपक जाएगी, प्रेशर की वजह से मुड़ जाएगी, तो इनको स्ट्रेट भी तो रहना है ना, जो प्लांट की एक शेप भी हो ताकि उसके अंदर से गुजरने वालों को कोई ब्लॉकेज ना फील हो सके। सीव प्लेट, इसको सीवेरिया भी कहते हैं। ऑल्सो अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ सैप। सैप जो होता है, आपको मैंने कहा था डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वाटर के अंदर, थ्रू द होल्स इन प्लेट फ्रॉम वन सीव एलिमेंट टू द अदर। अच्छा, सीव प्लेट का सॉरी, जो परफोरेटेड सीव प्लेट है उसका एक और मकसद भी ये होता है कि चूँकि सुराख है ना और कुछ एरिया में सुराख नहीं है, कि जब कुछ एरिया में सुराख मौजूद है, तो इसकी वजह से वाटर या न्यूट्रिएंट्स का जो सोल्यूशन है ना उसको उसके बैलेंस किया जाए, कंट्रोल किया जा रहा है। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दे रही होती है कि पूरी की पूरी फ्लो एकदम से ना हो जाए, कंट्रोल करती है मूवमेंट को उसको, ठीक है ना। ईच कंपार्टमेंट इन अ सीव ट्यूब इज़ नोन एज सीव मेंबर, SM भी कहा जाता है इसको। अच्छा, एक और चीज़ आगे आ गई है, नेक्स्ट मेंबर, नेक्स्ट एलिमेंट कॉम्पोजिशन का फ्लोएम के, वो है जी PD कहलाता है, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा का आप एक लिहाज से गेटेड सेल वॉल चैनल्स भी कह सकते हैं। दैट अलाउज द ट्रैफिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन सेल्स, जोड़ने के काम भी आ रहा है और चीज़ें भी इधर उधर आने जाने दे रहा है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द प्लांट डेवलपमेंट, क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर से ही गुजर के आगे सीव ट्यूब्स के अंदर जाएगी या किसी भी जगह पे पहुंचेगी, क्योंकि जॉइनिंग एरिया है ना, गेट है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्लांट डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग सेल्यूलर एंड सिस्टमैटिक सिग्नलिंग रिस्पॉन्स। जब भी किसी चीज़ की कोई प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, किसी चीज़ में ग्रेडियंट फॉल आ गया, ग्रेडियंट इंक्रीज़ आ गया, तो वो भी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही उसमें रिलीज़ होगा या चेंज आएगी। इंटरेक्शन ऑफ प्लांट वाइल द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, जब भी मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स इसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होंगे सेल के ऊपर, तब वो सारे के सारे सिग्नल्स, उसके अफेक्ट्स जो हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि ये जोड़ने वाली चीज़ है ना, उसके थ्रू ही मूवमेंट होगी उन सिग्नल्स की भी और अफेक्ट्स की भी। They are cytoplasmic strands, also serves as a connection between sieve tube and companion cells. Companion cells को sieve tube से जोड़ने वाला होता ही प्लाज्मोडेस्माटा है, ठीक है, वो गेट्स हैं। अब कंपेनियन सेल्स का बार बार नाम आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, क्योंकि सीव ट्यूब्स पूरे डिपेंड करती हैं कंपेनियन सेल्स पे अपने लिए, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सुक्रोज जब सीव ट्यूब में जाती है तो एक्चुअली कंपेनियन सेल्स ही उसको ले भी रहे होते हैं और दे भी रहे होते हैं। समझो ये वो दरवाज़ा है जिसके थ्रू चीज़ सीव ट्यूब में जाएगी भी और उससे निकलेगी भी। Companion cells are large elongated cells of phloem with large nucleus. They are attached to the lateral side of the sieve tube.
स्पेसिफिकली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। अच्छा, एंजियोस्पर्म के अलावा ये ना जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में नहीं होते। उसमें टेरिडोफाइट्स या एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स की जगह पे ना एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। वो वहाँ पे कंपेनियन सेल्स नहीं होते, और कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो तो आपको फ्लोएम के अंदर थ्रू आउट मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है ना एल्ब्यूमिनस है वो सिर्फ स्टेम में मिलेंगे आपको ये दूसरे प्लांट्स में। Companion cells help in transport of food along with the seed. These also load and unload sugars into the cavity of leaves. यही load and unload का जो word है ना, ये हमारा सारा आज का टॉपिक है, ठीक है ना। अनलोडिंग फ्लोएम एंड अनलोडिंग फ्लोएम का मतलब यही है कि सीव ट्यूब में शुगर लेके जाना और उसमें से आगे ले जाके डिस्पैच कर देना, इसको अनलोडिंग कहेंगे। यही हमारा बेसिक काम है। Into the cavity of sieve tube members or elements, they provide energy. Sieve tube is completely dependent on its companion cells. They are specialized type of parenchyma, ये parenchyma cell की का type है, and have large number of mitochondria and ribosomes. ये सबसे important बात है, इसको याद रखिएगा, MCQs भी आते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स और दूसरे जो है ऑर्गेनेलीज हैं, इनमें न्यूक्लियस हैं, ये लाइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा होते हैं बाकी पैरेनकाइमा सेल्स की निस्बत। अगला जो हमने पार्ट था, जो माइनर पार्ट्स हैं हमारे डिस्कशन के, वो हैं जी ल्यूमेन, एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द ट्यूब और लैक सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है? इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीव ट्यूब। द सेल वॉल प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द सीव ट्यूब फ्रॉम हायर प्रेशर, यानी कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए। सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ द फॉस्फोलिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन present interior to the cell wall. It holds the sap inside the tube and pumps sucrose in and out of the sieve tubes, ठीक है ना। जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर और बाहर ले जाने के काम है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये जितनी मूवमेंट है ना इसने होना है। ये इसके दो हमारी थेरीज भी हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म सॉरी जिनको कहते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा होती है, it is also a living component of parenchyma cells. It is composed of parenchyma cell. It is responsible for the radial conduction of food, acts as a storage cells that stores lettuce एंड रेजन्स। ये जो रबर प्लांट वगैरह वो कहते हैं ना, कुछ बच्चों को या आम लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जी इसका पत्ता या इसका स्टेम तोड़ना, इसमें दूध निकलता है प्लांट में से। वो दूध नहीं होता, वो लेटेक्स और रेजन्स मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स होते हैं जिसकी कलर आपको लगता है कि कुछ पी ना लीजिएगा कोई तो उसका नाम है वो। ये चीज़ भी जो है ना ये वाले सेल स्टोर करेंगे, ठीक हो गया। अब अगला जो हमारा आ रहा है, यहाँ से हमने मैकेनिज़्म फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का पढ़ना है। इसको समझाने से पहले भी आपको सोर्स और सिंक का जो दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और वहाँ पे जो लीव है या ग्रीन स्टेम है उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो पहले ग्लूकोज बनती है फोटोसिंथेसिस में, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलने के बाद सुक्रोज बनाती हैं, और सुक्रोज ही है जिसने पूरी प्लांट के अंदर जाके सिंक तक पहुंचना है। ये लीफ और स्टेम में बनती है, फिर इसको स्टोर किया जाता है फ्रूट और ट्यूबर्स में। जहाँ ये बन रही है उसको सोर्स कहेंगे, और जहाँ इसने जाके स्टोर होना है उसको सिंक कहेंगे, ठीक है ना। ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होंगे आगे। मीज़ोफिल सेल्स जो है ना वो प्रिपरेशन में काम आते हैं, ठीक है ना। दे सेंड सुक्रोज टू द, ये मैं एक लिहाज से समरी आपको बताने जा रही हूँ इस लफ्ज़ की, ठीक है ना, इस पूरे टॉपिक की। Mesophyll cells send sucrose to the companion cells. These companion cells are attached to the sieve tubes through plasmodesmata. Sucrose is finally delivered into the sieve tube. This is sink sieve tube जो एंड में जहाँ पे जाके इसको डिलीवर कर देना है ना प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब ने जहाँ पे करना है वो फ्रूट या ट्यूबर होंगे या स्टेम होंगे उसको सिंक आ जाएगा। ये मैं लाइन यहाँ पे गलत जगह लिख गई हूँ। द फूड इज़ डिलीवर्ड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ स्टोर्ड और इट इज़ बीइंग यूज्ड। अब यहाँ पे हमारी जो टॉपिक आएगा वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है, और उसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ, हिस्ट्री दे दूँ कि आई कहाँ से, इसने स्टार्ट कहाँ से लिया, आखिर में थ्योरी हमने बाद में डिस्कस करनी है। हुआ क्या था कि प्लांट्स के ऊपर फूड की ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत चल रही थी, रिसर्च चल रही थी। तो कुछ ग्रुप्स ने सोचा कि
इसके अंदर कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही फूड को भेजा जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जिसमें एनर्जी एटीपी यूज़ होगा और तब मैकेनिज़्म स्टार्ट होगा, तब फूड डिलीवर की जाएगी। लेकिन जब इस पर मज़ीद रिसर्च हुई तो ये एविडेंस गलत निकला, तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। फिर कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने ये कहा कि ये हो सकता है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने कहा कि एनर्जी तो हर सूरत चाहिए होगी, लेकिन वो बहुत थोड़ी होगी, ना होने के बराबर, समझो नो एनर्जी इज़ यूटिलाइज, ऑलमोस्ट नो एनर्जी। तो इस थ्योरी को पे थोड़ा सा रिसर्च किया गया तो लगा कि हाँ, कि एनर्जी बहुत कम इस्तेमाल होती है फूड को मूव करने के लिए। यूटिलाइज तो करना है उसने ग्रोथ में और बाकी चीज़ों में, लेकिन उसको मूव करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। जब इसको देखा गया तो प्रैक्टिकली थियोरेटिकली भी ये बेहतर लगी, जब प्रैक्टिकली इस पर नोटिस किया गया तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुई। फिर जब इस थ्योरी को प्रेजेंट करने वालों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो उनमें दो ग्रुप बन गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट तो हो रही है लेकिन इसमें डिफ्यूजन हो रही है। कुछ ने कहा कि प्रेशर फ्लो थ्योरी हो रही है। तो डिफ्यूजन कहने वाले भी पूरी तरह से गलत नहीं थे कि किसी जगह पे ये दोनों ही पार्ट थोड़े थोड़े यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन डिफ्यूजन का तो आपको पता है क्या होता है। डिफ्यूजन होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से न्यूट्रिएंट्स का या किसी भी चीज़ को मूव करना फ्रॉम टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और जब उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि डिफ्यूजन के थ्रू जब न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो ये 1 मीटर जो है 8 सालों में कवर करेंगे। लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली देखा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 1 मीटर 1 घंटे में तय कर रहा है फूड। तो इसका मतलब है कि डिफ्यूजन तो नहीं हो सकती, क्योंकि डिफ्यूजन की तो लिहाज से तो इसको 8 साल लगने चाहिए थे। तो इस पार्ट को भी मेजरली रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है ना। लेकिन एंड में जब हम जो पूरी डिस्कशन करेंगे तो उसके एंड में एक लाइन आपने शायद आपकी बुक्स में भी आपको नज़र आई हो कि मे बी का लफ्ज़ एक यूज़ हुआ है और उसमें कहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू, लास्ट लाइन जब अनलोडेड की बात हो रही है फ्लोइम के, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो डिफ्यूजन किसी हद तक थोड़ी बहुत तो हम कह सकते हैं इस्तेमाल हुई। अब आ रहा है जी हमारा मेन टॉपिक कि प्रेशर फ्लो थ्योरी होती क्या है, और ये बहुत आसान सा टॉपिक है। प्रेशर फ्लो थ्योरी में उन्होंने फिर यही डिस्कस किया कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है। प्रेशर फ्लो थ्योरी के अंदर जो चीज़ हुई वो उन्होंने ये कहा कि सिंक से सोर्स से सिंक तक जाने का जो सारी कहानी है ना, वो प्रेशर फ्लो थ्योरी ने उसको बयान किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रेशर इज़ बिल्ड अप फ्रॉम मीजोफिल सेल्स यानी सोर्स टिल सिंक, जो कि लीफ होंगे, ग्रीन स्टेम होंगे, या जहाँ पे ट्यूबर्स होंगे, या फिर फ्रूट होगा, टू सीव एलिमेंट्स। ठीक हो गया ना। मीजोफिल सेल्स सेंड सुक्रोज टू बंडल शीट सेल्स, और बंडल शीट सेल्स ने इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा तक भेजना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स से ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो सुक्रोज है कंपेनियन सेल्स में भेजी जाएगी, और कंपेनियन सेल्स इसको सीव एलिमेंट में डाल देंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो, सिर्फ एक लाइन आ रही है, और ये सारे का सारा जो होता है ना, जब इसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो इस सारे स्टेप को सिंक ब्लास्ट पाथवे कहा जाता है। ठीक है ना, सिंक ब्लास्ट पाथवे, यानी मीजोफिल सेल्स ने बंडल शीथ सेल्स में भेजा पहला, बंडल शीट सेल ने फ्लोएम पैरेन्काइमा को भेजा दूसरा, फ्लोएम पैरेन्काइमा ने प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कंपेनियन सेल को भेजा तीसरा, कंपेनियन ने सीव एलिमेंट के अंदर डाल दिया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप सीव ट्यूब्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, और आपको पता है फ्लोएम के साथ ही जाइलम भी पड़े हुए हैं। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन तो वाटर पोटेंशियल विल बी लेस इन द सीव एलिमेंट्स। नाउ फ्रॉम जाइलम वेसल्स वाटर विल एंटर, वाटर जाइलम में ज़्यादा है और सीव में कम है, तो वो डिफ्यूज़ करेगा, ऑस्मोसिस होगी, डिफ्यूजन ऑफ वाटर होगी फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम यानी कि सीव ट्यूब्स के अंदर, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, और यहाँ पे अब मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग। सल्यूट एक तरफ से आ गए हैं, पानी भी अंदर आ गया है, अब ये एक मिक्सचर सा बन गया है ये पूरा सोल्यूशन। दिस विल मूव डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सिंक, जो कि स्टेम भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकते हैं, ट्यूबर भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं, इन अ बल्क फ्लो।
ये पूरे का पूरा जो इकट्ठा होके एक सोल्यूशन जा रहा है, ये एक बल्क फ्लो में जा रहा है और ये सारा एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब वो पहुँचते हुए सीव ट्यूब्स जब पहुँचेंगे सिंक के करीब, जो पहुँचेगा एरिया, वहाँ पे इस कंपेनियन सेल्स को सीव ट्यूब्स भेजेंगी ये सोल्यूशन इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स। फिर जो है कुछ फैसिलिटेटर प्रोटीन्स हैं जिनको हम पंप्स भी कहते थे, सोडियम मैग्नीशियम पंप भी आपने, सोडियम पोटेशियम पंप भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि फैसिलिटेटर प्रोटीन्स कहलाती हैं। वो बड़े मॉलिक्यूल्स को किसी जगह पे एंटर होना हो ना, तो वो प्रोटीन्स यूज़ होती हैं। यहाँ पे वो प्रोटीन्स यूज़ होंगी और वो इसको आइदर बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे विल सेंड सुक्रोज टू द सिंक। जब सुक्रोज सिंक में एंटर हो जाएगा तो आपके पास सीव एलिमेंट्स के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ सीव एलिमेंट्स में पानी की मिकदार ज़्यादा है, अब यहाँ से डिफ्यूजन दोबारा बैकवर्ड शुरू होगी जाइलम की तरफ। अब सीव प्लेट्स जो हैं वो इसलिए यूज़ हो रही होती हैं, मैंने पहले बताया कि वो मेंटेन कर रही हैं फ़्लो को। जितना भी सोल्यूशन ऊपर से नीचे आ रहा है वो सीव प्लेट्स मेंटेन करेंगी कि कितना पानी नीचे सोल्यूशन जाए और कितना ना जाए। तो ये यहाँ तक ये सारी बात हो गई है। और ये देखें एक छोटा सा मैंने ब्लॉक डायग्राम के तौर पे भी बनाया कि मीज़ोफिल सेल से सुक्रोज निकला, फिर वो सिंक ब्लास्ट पाथवे में गया जिसमें बंडल शीट सेल थे, पेरेन्काइमा सेल थे, कंपेनियन सेल थे। फिर सिंक ब्लास्ट पाथवे ने आगे सीव एलिमेंट्स में चीज़ भेजी। सीव एलिमेंट्स ने आगे फ्लोएम लोडिंग की, यानी सुक्रोज को सीव के अंदर पानी भी शामिल हो गया ऑस्मोसिस के थ्रू। अब जब ये सारे का सारा सिंक के करीब पहुंचा तो वहाँ अनलोडिंग हुई। अनलोडिंग होने की वजह से वो सिंक के अंदर शामिल हो गया। तो ये टोटल हमारा टॉपिक है जो कि हमारा प्रेशर फ्लो डायग्राम है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म है। आई होप